भिंडी बाजार में रहता था। केवल इसी कारण बहुत से लोग उसे गुंडा कहते थे। होगा, परंतु उस बेचारे को जीवन भर यह पता न चला कि वो एक गुंडा है। प्रायः लोगों को अपने बारे में मालूम होता है, जैसे कि वे शरीफ है या बदमाश, विश्वास पात्र समझे जाते हैं या झूठे मक्कार, औरतों को अपनी माँ बहन समझते हैं या होने वाली प्रेमिका। अर्थात ये कि उन्हें अपने बारे में कुछ न कुछ पता चलता रहता। परंतु बेचारे अब्दुल समद को आज तक कमर में गोली लगने तक इस बात का पता ना चला कि वो एक गुंडा है। उसे कमर में गोली कैसे लगी, यह आपको बाद में पता चलेगा। इस वक्त आप केवल ये जान लें कि अब्दुल समद एक गुंडा था। वो भिंडी बाजार में रहता था और फाइन आर्ट एंड प्रिंटिंग वर्क्स में काम करता था, जो वजीर रेस्तरां के निकट सुर्खी ईंटों वाली तिमंजली इमारत में थी, जिसके सामने पुराने ट्राम का अड्डा था, जो आजकल जलकर राख हो चुका है अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की पुरानी दुश्मनी के कारण। इस लड़ाई में हजारों हिंदुस्तानियों की जान तो गई और बेचारे अंग्रेजों की लाखों कारतूस मुफ्त में फूट गए। तो अब्दुल समद फाइन आर्ट एंड प्रिंटिंग वर्क्स में काम करता था। ईंटों के भारी पत्थर को उठाना और मशीन पर जमाना, यही इसका काम है। अन्य मजदूर तो कठिनता से एक समय में एक ही पत्थर उठा पाते, परंतु अब्दुल समद के काम करने का ढंग ये था कि जोर से सामने वाले नाले पान की पीठ देखकर एक हल्दी सी गाली देकर वो दो पत्थरों को उठाया और उन्हें किसी प्रिय वस्तु की तरह छाती से चिपकाए हुए मैनेजर की मेज के पास से मुस्कुराते हुए मन ही मन मैनेजर को कोई मोटी सी गाली देता हुआ वो मशीन मैन के पास जाता और कहता, लो बेटा पी के अब फल की जमा। मशीन चलाने को वो फल की जमाना चाहता था। वास्तव में उसकी एक विशेष भाषा थी, जिसमें वो जीवन की महत्वपूर्ण बातें किया करता था। सरकारी केस लगा होता और मैनेजर किनारे लगता तो मजदूरों से कहता, काम करो सोरो क्या वालो, देखते नहीं लीडर की बीवी रो रही है। जब मालिक प्रेस में आता तो वो कहता, शेर आया शेर, गवर्नर। जब वेतन पाने का दिन होता तो वो कहता, आज तो बेचारे का चट्टम बजता होगा। अब ये चट्टम बजना किस बात आता था और अब्दुल समद ने ये भाषा कहाँ से सीखी? इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये अब्दुल समद की भाषा थी, उसे कौन रोक सकता। और भाषा के संबंध में उनकी सबसे अधिक विद्या गालियों में थी। तेरी माँ के दूध में हुकुम का इनका मात्र। अब ऐसी गाली तो कोई कभी ही दे सकता है। और गालियों के मामले में अब्दुल समद कवि था, कलाकार था। जब वो गाली देता तो उसके स्वर में ऐसी गति और वर्णन में ऐसी व्याख्या होती कि मुझे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं की याद आ जाती, जो प्रायः बातें तो बहुत अधिक करते पर काम बहुत कम। पर अब्दुल समद में विशेष बात थी, यद्यपि वो बातें बहुत अधिक किया करता था पर काम भी बहुत अच्छा करता था। प्रेस के मैनेजर को अपनी बदजबानी की वजह से नापसंद था, पर चूंकि वो काम इतना अच्छा करता था कि वो उसे प्रेस से नहीं निकालना चाहता था। तो अब्दुल समद एक अच्छा मजदूर था। अगर उसमें पान खाने, बेवजह लोगों पर हंसने और गालियां बकने की आदत ना होती तो निसंदेह एक अच्छा इंसान होता। वो हर समय पान खाता रहता था, जिससे उसके बड़े बड़े दांत और भी खूबसूरत मालूम होते। गाली देने में तो उसे वो प्रतिभा प्राप्त थी कि बड़े बड़े लेखकों को आयु भर परिश्रम करने के बाद भी लिखने का ऐसा ढंग नहीं आ सकता। और उसकी हंसी उसकी सबसे बड़ी चीज थी, आठदार और खूनदार हंसी, जो उस प्रेस की इमारत के लिए सर्वथा अनुचित थी। उसकी हंसी तो याद दिलाती थी पर्वतों की, जहां सनोवर के जंगल खड़े थे। खुले मैदानों की, जहां मीलों तक सरसों के खेत लगे थे। तारों भरी रात में जब हम सब सो जाते और रात की रात में इस अंतरिक्ष से उस अंतरिक्ष तक सूरज की किरणों की प्रतीक्षा करती, ये हंसी तो मानो समुद्र की छाती चीर कर निकली थी और सारे विश्व में फैलती जा रही।
पसीने की, प्यास की, खांसी की। यद्यपि उसका शरीर बदबूदार और उसका दिल बदबूदार था। उसकी काली आंखें जो भौं के नीचे चमकती, उनमें कोई बदबू न था। जब वेतन का दिन होता तो उसकी आंखों में ऐसा भाव होता मानो वो आंखें मैनेजर से कह रही हैं, तू मैनेजर नहीं, तू तो मेरा भाई है भाई। हम सब इंसान हैं। अब्दुल समद एक गुंडा था। उसके हाथ में प्रेस का पेट और मशीनों का टेप था। वो गालियां बकता था और किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वो बात करता था, उसे बात करने का ढंग भी नहीं मालूम था। वो बेवजह हंसता था और हंस हंसकर माफी मांगता था। वो गुंडा था। गुंडा! इधर जब प्रेस के मैनेजर ने उसे इस तरह हंस हंस कर माफी मांगते देखा, वो भी बाहरी आदमी के सामने, तो उसका क्रोध भड़क उठा और उसने लकड़ी की रूल सामने वाली मेज पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम नहीं ये पत्थर बहुत महंगे हैं। तुम्हें मालूम नहीं ये पत्थर बहुत दूर से मणि जाते हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि जब मणि युद्ध में हार गया है। तुम्हें मालूम नहीं कि ये पत्थर आजकल बहुत दूर से चली है। तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि 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 तुम्हें सब मालूम है। पत्थर तो हिंदुस्तान में भी दिखता है। कितना एक पूरी फौज को सिर्फ पत्थर मार मार कर भगाया जा सकता है। पत्थर तो मिलता है पर रोटी नहीं मिलती। गाली के बिना अब ये तो आप जानते हैं कि गाली बकने में आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। पागल है मां की जो हुकुम का चलो 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 ऐसा करेंगे। छोटे चले जाएंगे हम बस अभी चले जाएंगे। हम प्रेस में काम नहीं करेंगे अभी चले जाएंगे। हम प्रेस में काम नहीं करेंगे हम बस छोटे चले जाएंगे हम बस अभी नहीं करेंगे प्रेस में काम। जाओ हम नहीं करेंगे छोटे चले जाएंगे। हम प्रेस में काम नहीं करेंगे। अब्दुल समद काफी देर तक बकता चलता रहा लेकिन प्रेस छोड़कर गया नहीं। इस मामले में उसकी नीति अंग्रेजों से मिलती जुलती थी, जो प्राय भारत छोड़ जाने की धमकी दिया करते थे, पर छोड़ कर जाते नहीं थे कब आता। तो खैर जब अब्दुल समद खुद से नहीं गया तो मैनेजर के मालिक से कह सुनकर उसे वहां से निकलवा दिया। ये दंगे से 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन बाद दंगा हुआ। एक जगह कांग्रेस के नेता मिस्टर चुंदरीगढ़ भाषण दे रहे थे। हमें इस असामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लेना है। हम अहिंसावादी और किसी भी तरह के हिंसात्मक विरोध का समर्थन नहीं करते। हमें गांधी जी के पथ पर चलना है और बिना किसी हथियार के ही फिरंगियों से ये युद्ध जीतना है। हम अनशन करेंगे, लाठियां खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन शांति का पथ नहीं त्यागेंगे। और गुंडों ने इनकी एक न चलने दी और उन्हें उठाकर सभा से बाहर किया। फिर उन्होंने आसपास के अन्य इलाकों में कोहराम मचाया। जिसमें अब्दुल समद भी शामिल था। इस वक्त लेकिन इसका मुझे बाद में पता चला। अब्दुल समद मेरे सामने देखा। गोली उसकी पीठ में लगी और पेट को भागती हुई बाहर निकल गई। गोली जिसको लगी थी उधर एक छोटा सा छेद था और पेट की ओर बड़ा सा घाव जो हजारों छर्रों से मिलकर बना था। ये गंगम वाली गोली का कारतूस नहीं था, ये तो नया और खतरनाक। ऐसे कारतूस तो सुअरों के शिकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर गुंडे तो सुअरों से भी बुरे होते हैं। अच्छा हुआ अब्दुल समद मारा गया। अब्दुल समद मर गया और उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी। जात राजपूत, धर्म मुसलमान, आयु 24 वर्ष, अविवाहित, आंखों की चमक मुर्दा, होठों की हंसी मुर्दा, जीवनदायिनी गाली मुर्दा। मानो हर चीज का गला घोट दिया और वो हाथ बांधे
अंधकारमय भविष्य, एक मौन गाली और उसकी मां छाती पीट पीट कर मातम कर रही है और खेमे के बाहर बैठे सिपाहियों की ओर इशारा कर कर कह रही थी, मेरे बेटे ने इन जालिमों का क्या बिगाड़ा? वो तो एक लड़की, एक एंग्लो इंडियन लड़की को बचाने के लिए घर से निकला और तभी किसी ने गोली चलाई और वो लड़की बच गई। मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं है। मुझे बताओ वो क्यों मारा गया? मुझे बताओ वो क्यों मारा गया? क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। क्योंकि वो सीधा साधा था, सत्य यकीन उससे ज्यादा था। क्योंकि वो सीधा साधा था, सच्चे यकीन उससे ज्यादा था। वो मानवता का वादा था पर मामूली इरादा, पर मामूली इरादा, पर मामूली इरादा। उसकी हर सच्चाई को, मानवता की अच्छाई को, उसकी हर सच्चाई को, मानवता की अच्छाई को, सपनों की गहराई को मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। क्योंकि वो मेहनत करता था और अल्लाह से डरता था। क्योंकि वो मेहनत करता था, बस एक अल्लाह से डरता था। ईमान की बाहें धरता था, नेकी की राह गुजरता। ईमान की बाहें धरता था, नेकी की राह गुजरता। लेकिन पापी का राज यहाँ, बेईमानों को ताज यहाँ, लेकिन पापी का राज यहाँ और बेईमानों को ताज यहाँ। रहम सभी रिवाज यहाँ। उसको मौत के मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक गुंडा था। दूसरे गुंडे की गाली नहीं सुनाना है। ज्यादा सीरियसली बात हो रही तो मेंटल हो जाओ। चलो दूसरे गुंडे की दूसरे गुंडे से मेरी मुलाकात एक बनिए के घर पर हुई। संडहास्ट रोड, जिसे गुंडे संडहास्ट रोड कहते हैं, बड़े-बड़े बंगलों की रहने की जगह है और उसी सेठ भी यहीं रहते हैं। और दूसरी सेठ जे अस्पताल के अशराफ हैं, बहुत मशहूर। उनकी जुबान सहज सी मीठी है। जनाब उधार दिया करते हैं, वो भी बिना रहेगा। अब बताइए, भारत में इससे अच्छा सौदा कहाँ हो सकता है? कर वो भी बिना जमानत और उसमें से सूद भी बहुत कम। 100 रुपए पर 125 रुपया महीना। 100 रुपए पर 125 रुपए महीना। हाँ भाई हाँ, 100 रुपए पर 125
जो इतनी खूबसूरत है और इतनी महंगी है कि उसके लिए एक नौजवान डॉक्टर को 100 रुपए पर 125 रुपए सूद के देने पड़ते हैं। भारत में एक और प्रेम बहुत महंगा है तो दूसरी ओर नियम विरुद्ध भक्त नीति और कानून ने इसे समाज का दुश्मन करार दिया है। यहाँ आप किसी को गोली तो मार सकते हो, लेकिन उससे प्यार नहीं कर सकते। अगर आप किसी लड़की से कुछ कहते हैं तो वो पलट कर जवाब देती है। मानो भारत का प्रेम बस माँ बहन तक ही सीमित है। पता नहीं क्यों चारों ओर नफरत गिरे थे। पता नहीं क्यों चारों ओर नफरत गिरे थे। मुझे तो लगता है कि भारत का वातावरण ही प्रेम विरुद्ध है। भारत का वातावरण प्रेम विरुद्ध है। भारत का वातावरण प्रेम विरुद्ध है। चूंकि पद्मश्री सेठ भी इसी वायुमंडल में श्वास लेते हैं, इसीलिए वो सबसे नफरत करते हैं। इस सूची में अगर कोई शामिल नहीं है तो वह है उनकी छोटी बेटी शांता। शांता 8 वर्ष की एक गुजराती लड़की है। मरिया का सांवला शरीर, मैला मुंह, दुबली टांगें और आँख से बाहर निकली पतली पतली बाहें। और उस पर सितम ये कि हर वक्त उसे हर चुस्ती है और शोर मचाती फिरती है। मुझे तो बच्चे यूं ही पसंद नहीं है। कम वक्त जब देखो तब बिना सोचे समझे चिल्लाते रहते हैं। कभी थर्मामीटर पे हाथ मारते हैं, कभी कोट खींचते हैं। ऊपर से एक बच्ची जो दिखने में खूबसूरत है और जिसके मुंह से हमेशा रसगुल्ले की लाल है और जिसका बाप निर्देश 100 रुपए पर 125 रुपए देते हैं। उसके प्रति मेरे मन में उपजे प्रेम का अनुमान आप लगा लो। तो उस दिन जब मैं पद्मश्री सेठ के मकान में पहुंचा तो शांता रसगुल्ले खा रही और शोर मचाती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में उछल रही थी। शांता, डॉक्टर साहब आए हैं, दूसरे कमरे में चली जाए। आइए। और हाँ, बाहर मत जाना, बाहर दंगा है। इसके बाद वे मिस्री गुले स्वर में मुझसे बोले, बताइए डॉक्टर साहब, बड़े दिन बाद आए हैं, इतने रुपए गिन दो। मुझे रुपए नहीं चाहिए। मेरा उस नर्स से झगड़ा हो गया। मेरा प्रेम अब समाप्त हो गया। बस आखिरी किस्त देने आया। जैसा आप मुझे अभी वही निकलवा। सो आखिरी किस्त दे दी। रसीद पर मोहर लग गए और कागजों पर दस्तखत हो गए। फिर चाय आ गई। मैं सिगरेट और वो बीड़ी पीने लगा और दुनिया भर की बातें होने लगी। रुई का भाव बनता है, उन्हें चांदी का धंधा है। स्टॉक एक्सचेंज गंदा है, गले में गरीबी का यह दवाया, गले में गरीबी का फंदा है। इसका हम पेपर इसमें बेतरह फंसे, ऊपर से एक कलयुग है, कलयुग धर्म का दिन है। देखा, दंगा करने से यही होता है। कलयुग है, कलयुग धर्म का बीत नहीं। ये गुंडे न जाने क्यों हम व्यापारियों को